हेलो बच्चों। बच्चों, बोर्ड पर की गई मेहनत आप एक बार देख लें। क्या शानदार, पूरे चैप्टर को एक ही बोर्ड पर लिखा गया है। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को मैं अभी बहुत ही छोटी वीडियो के अंदर पूरे को एक्सप्लेन करने वाला हूं। होता क्या है कि हमने केमिस्ट्री के बड़े बड़े चैप्टर तो कर लिए, लेकिन कई बार छोटे चैप्टर जैसे दैनिक जीवन में रसायन, बहुलक, ऐसे लेसन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, खास करके जब एग्जाम का टाइम नजदीक हो। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम को नजदीक देखते हुए मैंने इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स के रूप में तैयार किया। आपको भी ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं दैनिक जीवन में रसायन लेसन को। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट परिभाषा आने वाली है औषधि। औषधि किसे कहते हैं? तो औषधि के तीन बातें हैं भैया। एक कम अणु भार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। दूसरी बात, ये अपने लक्ष्य अणु बहुलक के साथ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनके साथ में क्या करती है? अन्योन्य क्रिया करती है, इंटरेक्शन करती है। और जब इंटरेक्शन करती है तो एक चिकित्सा लाभदायक प्रतिक्रिया करती है। मतलब ऐसी लाभदायक कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी जिससे जो चिकित्सा में लाभदायक होगी, तो उसे हम औषधि कहेंगे। तो अणुभार क्या होगी अपने पास? परिभाषा क्या होगी औषधि की? कि कम अणुभार वाले रासायनिक पदार्थ जो वृहद अणुओं, आणविक लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया करते हैं और चिकित्सा लाभदायक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, उसे अपने औषधि कहते हैं। जैसे मुझे बुखार था, मैंने एक कम अणु भार वाली पैरासीटामोल ली, मैंने खाई, पैरासीटामोल अंदर गई, अंदर जाकर के उसने एक अन्योन्य क्रिया की, जिसकी एक प्रतिक्रिया आई। क्या हुआ कि बुखार कम हो गया, चिकित्सा में वो क्या हो गया? लाभदायक। तो पैरासीटामोल क्या होगी? एक मेडिसिन होगी, एक औषधि होगी। तो आप अपनी परिभाषा में ये तीन चीजें, कम अणुभार, लक्ष्य से अन्योन्य क्रिया और चिकित्सा लाभदायक प्रतिक्रिया, ये तीन चीजें डाल देंगे तो औषधि की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है कि औषधि का वर्गीकरण। औषधि के वर्गीकरण में पहले लिखा हुआ भेषज गुण विज्ञान के आधार पर। अच्छा, भेषज गुण क्या होता है? भेषज गुण विज्ञान होता है वह विज्ञान जिसके अंदर अलग अलग रोगों को क्लासिफाई किया हुआ है कि भाई दर्द है तो वो पीड़ा हो गई, है ना, कोई घाव लगा हुआ है या अम्लता, एसिडिटी बढ़ रही है, तो इनको क्लासिफाई किया गया है। अब उस रोग के आधार पर दवाई, मेडिसिन जो है, औषधि बताई जाती है। तो इस तरीके से पीड़ाहारी औषधि होगी, प्रतिरोधी औषधि होगी। पीड़ाहारी पीड़ा को कम करेगी, प्रतिरोधी घाव को ठीक करेगी और प्रति अम्ल अम्लता को कम करेगी। ठीक है, तो भेषज गुण का मतलब है कि समस्या क्या है। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो समस्या क्या है। तो भेषज गुण विज्ञान के आधार पर पीड़ाहारी, प्रतिरोधी, इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर आता है अपने पास दूसरा वर्गीकरण में, पहला आधार था अपने पास क्या? भेषज गुण विज्ञान के आधार पर, और दूसरा है अपने पास औषधि के प्रभाव के आधार पर, कि हम जो औषधि ले रहे हैं वो अंदर जाकर के क्या प्रभाव कर रही है। जैसे आपके शरीर में कोई भी एलर्जी होती है ना, एलर्जी का कारण होता है हिस्टामिन। क्या होता है? हिस्टामिन। अब आपने एक दवाई ली जिससे एलर्जी ठीक हो रही है, इसका मतलब हिस्टामिन के साथ अभिक्रिया हो रही है। जो आप मेडिसिन ले रहे हो वो हिस्टामिन के पर प्रभाव डाल रही है, तो इसलिए उसको अपने कौन सी औषधि कह रहे हैं? प्रति हिस्टामिन औषधि कह रहे हैं। कि जो आप औषधि ले रहे हो वो औषधि किस पर जाकर के प्रभाव डालती है? हिस्टामिन पर डालती है तो प्रति हिस्टामिन, अम्ल पर डालती है तो प्रति अम्ल। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से भी हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संरचना में क्या होगा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसी होगी, लेकिन उसके अंदर अलग अलग समूह बदलते जाएंगे, तो उस प्रकार से हम उनको बांट सकते हैं। तो समान संरचनात्मक विशेषताओं वाली जो औषधियां होंगी वो उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बातें, लेकिन जैसे यहां पर औषधि की परिभाषा इंपॉर्टेंट थी, इसके बाद लक्ष्य अणुओं के साथ, कौन से लक्ष्य अणु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसके आधार पर भी जो है अपने औषधि को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे अगर वो कार्बोहाइड्रेट पर भी कर सकती है अभिक्रिया जाकर के, प्रोटीन पर भी कर सकती है, लिपिड पे भी कर सकती है। ठीक है, तो औषधि जहां अंदर जा रही है वो किस पर जाकर के अटैक कर रही है, किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, उसके आधार पर भी हम जो है औषधि को वर्गीकृत कर सकते हैं।
तो आपके पास वर्गीकरण में 4 बातें आ गई। भेषज गुण विज्ञान, भेषज गुण विज्ञान का मतलब समस्या क्या है, औषधि का प्रभाव मतलब औषधि किसके साथ किस पर जाकर के प्रभाव डाल रही है, और तीसरा रासायनिक संरचना के आधार पर बेसिक ढांचा सबका समान होगा, लेकिन समूह बदलते जाएंगे तो वो एक वर्ग बन जाएगा उस औषधि का, ठीक है। और चौथी बात लक्ष्य अणु के साथ के आधार पर कि औषधि जो है किस लक्ष्य अणु के साथ जाकर के अभिक्रिया कर रही है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड किसके साथ अभिक्रिया जाकर के कर रही है। चलिए ये हो गया आपका वर्गीकरण पूरा। अच्छा, जो आपके पास दैनिक जीवन में रसायन लेसन है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 1.5 नंबर के, तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है पेपर जो अपने आज लेसन है, और ये राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। तो इसके अंदर जो अपने पास नेक्स्ट बात जो है वो पूरा वर्गीकरण पूछा जा सकता है। और इसके बाद अपने बात करते हैं एंजाइम की। किसकी बात करते हैं, एंजाइम की। एंजाइम क्या है बच्चों, एंजाइम है जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक। होता क्या है कि हमारे जीवों के शरीर में जो होने वाली अभिक्रियाएं है ना, उनको हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक काम में आते हैं वो उन उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। और ये जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका अगर एंजाइम की परिभाषा है तो क्या कहेंगे, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त उत्प्रेरकों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है, और जैव उत्प्रेरकों को ही एंजाइम कहा जाता है, जो कि कैसे होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो ये एंजाइम की परिभाषा हो जाएगी। फिर बात आएगी कि एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य कैसे करती है। एंजाइम जो है उत्प्रेरक का कार्य कैसे करता है, तो एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य कैसे करता है भाई, इधर देखो, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ये कोई भी क्रियाधार है जिस पर जाकर के एंजाइम क्रिया कर रहा है। ये जो एस लिखा है मैंने क्रियाधार है, इसका मतलब सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब क्रियाधार। इस क्रियाधार पर ये एक विशेष प्रकार की सतह है जिस पर एंजाइम आकर के जुड़ेगा। इस सतह को हम सक्रिय सतह कहते हैं। इसके आकार, आकृति और एंजाइम की आकृति समान होती है। ये एंजाइम इस सक्रिय सतह पर आकर के जुड़ता है और एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कर लेता है। ये एंजाइम क्रियाधार क्या बन गया बच्चों, संकुल बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आगे एंजाइम अलग टूट जाता है और जो क्रियाधार था वो उत्पाद में बदल जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी क्रियाविधि है इसकी कि एंजाइम की क्रियाविधि क्या है, ये पृष्ठीय रसायन लेसन में भी आता है, लेकिन एंजाइम की क्रियाविधि क्या है, पहले एंजाइम, ठीक है, वो ये मान लो ये एंजाइम है और ये क्या है, क्रियाधार। अब इस क्रियाधार से एंजाइम जुड़ा, एंजाइम क्रियाधार संकुल बन गया और फिर ये आगे चले, एंजाइम अलग हो गया और ये जो क्रियाधार था वो उत्पाद में बदल गया। तो ये सिंपल सी इसकी क्रियाविधि है। लेकिन स्पेशल बात क्या है इसके अंदर, स्पेशल बात ये है कि क्रियाधार जो होते हैं, जो सबस्ट्रेट होते हैं, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की सतह होती है जिस पर एंजाइम आकर के जुड़ता है। उस सतह को हम सक्रिय सतह कहते हैं और उसी सक्रिय सतह पर एंजाइम की आकृति और सक्रिय सतह की आकृति समान होती है। तो एंजाइम यहां पर जुड़ करके एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाता है और बाद में ये अलग होकर के उत्पाद में बदल जाता है, ठीक है। अब आपने बात करते हैं कि ये तो एंजाइम का कार्य था। अब हम देखते हैं कि औषधि कैसे कार्य करती है। औषधि के 2 काम हैं। औषधि या तो इस एंजाइम के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी या ये एलोस्टेरिक सतह के कारण ये इस पर नहीं जुड़ पाएगी। 2 बातें हैं, गौर करो। क्या होगा कि जैसे मान लो कोई क्रिया हो रही है हमारे शरीर के अंदर, एंजाइम जो है वो क्रियाधार से जुड़ रहा है और उत्पाद बनाया जा रहा है, ठीक है, अभिक्रिया हो रही है। लेकिन सोचो कि मान लो ऐसा हो कि वो क्रिया हमारे लिए लाभदायक ना हो, हमें नुकसान कर रही हो, उसकी वजह से कोई शरीर में दिक्कत आ रही हो, कोई रोग हो रहा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस क्रिया को रोकना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि भाई ये क्रिया धीमी पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जैसी आकृति एंजाइम की है उसी आकृति की एक औषधि लाएंगे। इसी आकृति की हम क्या लाएंगे, एक औषधि ले आएंगे, ठीक है। तो अब एंजाइम और औषधि में यहां जुड़ने के लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। तो कुछ ये पहले की तुलना में कम जुड़ेगा क्योंकि कुछ जगह ये भी जुड़ जाएगी, औषधि भी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो औषधि जो है एंजाइम के साथ इस सक्रिय सतह पर जुड़ने में क्या करेगी, कंपटीशन करेगी, जिससे एंजाइम यहां पर कम जुड़ेगा तो ये जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी, तो जिससे हमें नुकसान हो रहा था वो क्रिया जो है वो धीमी हो गई।
ठीक है, तो जो ऐसी औषधि हमने ली है उसको अपने स्पर्धी संदमक कहते हैं, स्पर्धी संदमक कहते हैं। तो पेपर में स्पर्धी संदमक जो है पूछा जा सकता है। स्पर्धी संदमक जो है वह औषधि होती है जिसकी आकृति एंजाइम के समान होती है और वह एंजाइम के साथ क्रियाधार की सक्रिय सतह पर जुड़ने में प्रतिस्पर्धा करती है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है। ऐसी औषधि को हम स्पर्धी संदमक औषधि कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, एक बार पुनः बोल दूं, क्या था कि स्पर्धी संदमक वह औषधि होती है जो जिसकी आकृति एंजाइम के जैसी होती है, या हम कहें कि क्रियाधार की सक्रिय सतह के समान होती है। ठीक है, ये औषधि जो है वो एंजाइम के साथ क्रियाधार की सक्रिय सतह पर जुड़ने में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है, जिसकी वजह से एंजाइम क्रियाधार पर कम जुड़ पाता है और क्रिया जो है वो होने वाली अभिक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है। ऐसी औषधि को अपने स्पर्धी संदमक कहते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात सुने। दूसरी बात आपको पूछा जाएगा कि एलोस्टेरिक सतह किसे कहते हैं? एलोस्टेरिक सतह किसे कहते हैं? तो एलोस्टेरिक सतह क्रियाधार के अंदर होती है, पहले तो ये समझे, इसके अंदर होगी एलोस्टेरिक सतह। जैसे मान लो एक ये सक्रिय सतह के अलग होगी, सक्रिय सतह नहीं, सक्रिय सतह के अलावा होगी। जैसे मान लो यहां है, ये रही, ठीक है, यहां है। तो अब एक बात, एलोस्टेरिक सतह क्रियाधार पर सक्रिय सतह के अलावा एक सतह होती है जहां पर ऐसी औषधि जुड़ती है। यहां पर कोई एक औषधि जुड़ेगी और वो औषधि क्या करेगी? इस सक्रिय सतह की आकृति को बदल देगी। जैसे अभी तो ये ऐसी आकृति है ना, चौकोनी है, बाद में ये आकृति ऐसी हो जाएगी। जैसे मान लो इस ये जो है इस तरीके की आकृति थी, ऐसे, ये एलोस्टेरिक सतह थी। इस एलोस्टेरिक सतह पर जैसे ही औषधि जुड़ी, इस सतह की आकृति ऐसी होगी, ऐसी होगी। ये एलोस्टेरिक सतह पर जब औषधि जुड़ती है तो इसकी आकृति बदल, सक्रिय सतह की आकृति बदल जाती है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये वाला एंजाइम इस सतह पर जुड़ सकता है? नहीं, ये तो ऐसी सतह पर जुड़ पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एंजाइम यहां पर कम जुड़ेगा तो क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलोस्टेरिक सतह क्या होती है तो गौर करें, क्या कहेंगे हम? क्रियाधार पर सक्रिय सतह के अलावा एक सतह होती है जिस पर औषधि जुड़ती है तो सक्रिय सतह की आकृति को बदल देती है, जिससे एंजाइम वहां पर जुड़ नहीं पाता। ऐसी सतह को हम एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार से ये एलोस्टेरिक सतह भी हमारी हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद आओ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ग्राही शरीर संरचना। ग्राही शरीर संरचना कि हमारे शरीर की किस प्रकार की संरचना है और कैसे उसके अंदर क्रिया होती है। चलिए देखो, ये जो मैंने बनाई है ना, ये मैंने बनाई है एक कोशिका झिल्ली। क्या बनाई है? कोशिका झिल्ली। ये पूरी की पूरी एक कोशिका झिल्ली है। इसके नीचे अंदर कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। साइड में क्या है? लिपिड है, ये लिपिड है, ये लिपिड है, और बीच में क्या है? प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसको हम ग्राही कहते हैं या वाहक प्रोटीन है। ठीक है, ये ग्राही है और ये क्या काम करता है? ये काम ये करता है कि इसकी सतह पर यहां पर एक विशेष प्रकार की सतह होती है जिसे हम ग्राही बंधनी सतह कहते हैं। ठीक है, ये क्या थी? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन जो इसमें बीच में उपस्थित होते हैं उन्हें हम ग्राही कहते हैं। इस ग्राही की सतह जो है ग्राही बंधनी सतह कहलाती है। इस ग्राही बंधनी सतह के ऊपर कुछ रासायनिक पदार्थ आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, और वो अपने संदेश यहां से जो है इसमें कुछ अपने संदेश छोड़ते हैं और वो रासायनिक संकेतों के माध्यम से ये यहां से ये यहां पर आते हैं संकेत, और ये कोशिका के अंदर, मान लो यहां पर कोशिका है तो ये कोशिका के अंदर संकेत चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ग्राही जो है वाहक का कार्य करता है, संदेश लेकर के कोशिका के अंदर लेकर के आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लो ये अपने पास कोशिका थी, ये कोशिका झिल्ली है, ये प्रोटीन है जो ग्राही है, यहां पर इसके पास ग्राही बंधनी सतह है। एक रासायनिक पदार्थ आया, यहां पर जुड़ा तो इसके अंदर रासायनिक संकेत भेजे, ये संकेत यहां से होते हुए इस कोशिका के अंदर नीचे की तरफ आ गए। इस कोशिका के अंदर मान लो यहां पर नीचे की तरफ यहां पर ये संकेत आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्य करती है। क्लियर?
अब देखो, मान लो ये जो कोई संकेत आ रहे हैं ना, वो ऐसे संकेत आगे जो हमारी कोशिका के लिए सही नहीं है, ठीक है, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो हमें उस संकेतों को कम करना है। उन संकेतों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसी औषधि बनाते हैं जो क्या करती है कि यहां पर इस ग्राही बंधनी सतह पर जुड़ करके जो है, ये जो रासायनिक पदार्थ पहले जुड़ रहा था उससे पहले आकर के जुड़ करके जो है उसके जो संकेत अंदर जा रहे थे उसको जाने से रोक देते हैं। ऐसे औषधि को अपने विरोधी कहते हैं। ऐसी औषधि को क्या कहते हैं, विरोधी। तो आपसे पूछा जाएगा विरोधी औषधि कौन सी होती है, तो आप ये कहेंगे कि वह औषधि जो ग्राही प्रोटीन की ग्राही बंधनी सतह के ऊपर आकर के जुड़ जाती है और जो आने वाले, जो हमारे रासायनिक संदेश देने वाले, जो अनावश्यक या हम कहें कि जो हमारे लिए नुकसानदायक रासायनिक पदार्थ है, उनको यहां पर इसकी बंधनी सतह पर जुड़ने नहीं देते, जिससे अभिक्रिया, वो जो प्रतिक्रिया जो है वो नहीं हो पाती। ऐसे रासायनिक पदार्थों को या उसी औषधि को अपने विरोधी कहते हैं, ठीक है। और कई बार कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो हमारे को कोई जो सूचना हो रही है, मान लो कोई रासायनिक पदार्थ यहां पर जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर संकेत भेज रहा है, संकेत भेजने से उपयुक्त अनुक्रिया पैदा हो रही है, अच्छी क्रिया हो रही है, लेकिन वो क्रिया हमें बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, ऐसी औषधि बनाएंगे जो इसके जैसी होगी और इससे ज्यादा जुड़ेगी तो ज्यादा संकेत भेजेगी, जिससे क्रिया बढ़ जाएगी, क्रिया को उत्प्रेरित कर देगी, बढ़ा देगी। ऐसी औषधि को अपने एगोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एगोनिस्ट, ठीक है। अब आप इस दोनों विरोधी और एगोनिस्ट, ये दो बातें अच्छे से समझ लो। क्या हुआ कि भाई ये आपके पास कोशिका थी, ये कोशिका थी और इसके अंदर ये वाहक प्रोटीन थे, ग्राही प्रोटीन थे, ठीक है। यहां कोई रासायनिक पदार्थ जुड़ रहा था और संकेतों को इससे होते हुए यहां पर अंदर की तरफ लेके आ रहा था, कोशिका के अंदर लेके आ रहा था, यहां पे ला रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो ये जो संकेत है ये अच्छे नहीं है, नुकसान कर रहे हैं, तो हमें ऐसी औषधि चाहिए जो उस रासायनिक पदार्थ से जुड़ने से पहले जुड़ करके इसको बंद कर दे, ठीक है ना। तो अपने पास वो बुरे संकेत जो आने बंद हो जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी औषधि को तो अपने विरोधी औषधि कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति यह है कि भाई कोई रासायनिक पदार्थ यहां पे जुड़ रहा है और यहां संकेत आ रहे हैं और वो संकेत हमारे लिए अच्छे हैं, कोशिका बढ़िया काम कर रही है उससे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसी औषधि लेंगे जो क्या करेगी, इसके जैसे जो रासायनिक संदेश वाहक आ रहे थे ना, जो यहां पर जुड़ रहे थे, उसके जैसी होगी ये, और ये जुड़ करके क्या करेगी, ये भी इसके साथ ज्यादा जुड़ेगी, ज्यादा जुड़ करके क्या करेगी, संकेतों को ज्यादा भेजेगी तो मतलब ये प्रतिक्रिया जो है वो उत्प्रेरित हो जाएगी। तो ऐसी औषधि को अपने एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने क्या करते हैं कि नेक्स्ट चलते हैं। ये इतनी बातें हो गई कंप्लीट। अब बात आ गई है अलग अलग औषधियों की। औषधियों में सबसे पहले अपने पास है प्रति अम्ल औषधि, प्रति अम्ल, एंटी एसिडिक, ठीक है। नाम आ गया तो अब आप उस पर बात लिख सकते हैं, क्या कि हम खाना खाते हैं तो अमाशय में क्या होता है, ज्यादा प्रोटीन अम्ल बनने लग जाता है, जिससे जो है पेट में जलन होती है, उसको अपने अम्लता कहते हैं, ठीक है। इस अम्लता को कम करने के लिए जो औषधि काम में ली जाती है, उस औषधि को अपने प्रति अम्ल औषधि कहते हैं। और ये पीएच को बढ़ाता है, क्योंकि पीएच कम होगी तो अम्लता ज्यादा होगी। ये पीएच को क्या करता है, उदासीन करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, उदाहरण है जी रेनिटिडीन। उदाहरण क्या है, रेनिटिडीन। और भी उदाहरण है, लेकिन जो है आप हर किसी का मैंने एक एक उदाहरण लिखा है ताकि जो है अपनी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो उदाहरण है जी इसका रेनिटिडीन। चलिए इसके बाद आती है प्रतिहिस्टामिन औषधि। अब आपको प्रतिहिस्टामिन, पेपर में आ गया प्रतिहिस्टामिन को समझाओ, तो अब आप लाइनें लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले, हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करने वाले कणों को हिस्टामिन कहा जाता है। जैसे धूल के कण में एलर्जी होने लग जाती है ना, छींके आने लग जाती हैं, ये एलर्जी है। अब इस एलर्जी को कम करने के लिए क्या किया जाता है, हिस्टामिन को कम करना पड़ता है, और हिस्टामिन को कम करने वाली औषधि को हम प्रतिहिस्टामिन औषधि कहते हैं। और उदाहरण हो जाएगा ब्रोमफेनिरामीन, टरफेनाडीन। ब्रोमफेनिरामीन बोलेंगे मेरे साथ तो याद होगा, ब्रोमफेनिरामीन प्रतिहिस्टामिन औषधि है, और टरफेनाडीन ये भी क्या है, प्रतिहिस्टामिन औषधि है, ठीक है भाई। इसके बाद आओ आप नेक्स्ट, क्या, तंत्रिका सक्रिय औषधियां।
जो तंत्रिका तंत्र पर कार्य करें, ऐसी औषधियां। उनमें पहली है प्रशांतक औषधि। प्रशांतक औषधि कौन सी होती है? प्रशांतक, जो तनाव को कम करती है। जो क्या किसको कम करती है? तनाव को। हमें कई बार बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है ना, उस टेंशन को कम करने वाली औषधि को अपने क्या कहते हैं? प्रशांतक औषधियां कहते हैं। ठीक है, और ये प्रशांतक औषधियां कैसे काम करती है? देखो, हमारे शरीर में एक नॉर एड्रेनलिन हार्मोन होता है, उत्सर्जित होता है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, अब नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को क्या करते हैं? कुछ एंजाइम होते हैं जो उसको डिप्रेस कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिसको अपने नॉर एड्रेनलिन निम्नीकरण एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो औषधियां होती है ना, प्रशांतक औषधियां होती हैं, ये इस एंजाइम को संदमित कर देती है। संदमित का मतलब क्या हो गया? कि इसको कम कर देती है, इसको डिप्रेस कर देती है। किसको? इस एंजाइम को, जो हमारे शरीर में, देखो डिप्रेशन, अभी मेरे में कोई डिप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे में नॉर एड्रेनलिन हार्मोन सही उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मेरे शरीर में एंजाइम क्या करने लगे? नॉर एड्रेनलिन के उत्सर्जन को कम कर दिया। कम कर दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिप्रेशन में आने लग जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं तनाव में क्यों आ रहा हूं? क्यों? क्योंकि कुछ एंजाइम है जो मेरे शरीर में नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं तनाव में आ रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? उस एंजाइम को कम करना है या उसको ये कार्य करने से रोकना है। तो मैं क्या करूंगा? ऐसी औषधि लूंगा जो एंजाइम का संदमन कर दे, कि उसकी क्रिया को धीमा कर दे, ताकि वो नॉर एड्रेनलिन को कम ना करे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नॉर एड्रेनलिन निम्नीकरण एंजाइम को जो है, जो संदमित कर देती हैं, वो औषधियां जो है वो प्रशांतक औषधियां होती है, जिससे अति तनाव कम हो जाता है, डिप्रेशन टेंशन कम हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? क्लोरडाइजेपॉक्साइड। क्लोरडाइजेपॉक्साइड एक, दूसरा है इक्विनिल। ठीक है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, इक्विनिल और बारबीट्यूरेट, ये जो है इसके उदाहरण हैं। कई बार पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि बारबीट्यूरेट क्या है? बारबीट्यूरेट जो है ना, बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न है, जो प्रशांतक औषधि का कार्य करते हैं, उन्हें हम बारबीट्यूरेट्स कहते हैं। ठीक है, तो बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न जो प्रशांतक औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं, उनको हम बारबीट्यूरेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास आ गया प्रशांतक औषधियों पर टिप्पणी लिखी, ठीक है, तो आप पहली लाइन लिखेंगे कि अति तनाव को कम करने वाली औषधियों को प्रशांतक औषधियां कहते हैं। अति तनाव इसलिए होता है क्योंकि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है। कम कौन करता है? कोई एंजाइम करता है, इसलिए जो है अति तनाव होता है। तो हमें उस एंजाइम को संदमित करने के लिए जो औषधियां काम में ली जाती हैं, उन औषधियों को प्रशांतक औषधियां कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गया क्लोरडाइजेपॉक्साइड, इक्विनिल, बारबीट्यूरेट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये तंत्रिक प्रशांतक औषधियां भी होगी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास पीड़ाहारी। पीड़ाहारी कौन सी औषधियां होती हैं? जो पीड़ा को कम करती हैं। हमारे शरीर में कोई दर्द हो रहा है, अपने जो पेन किलर लेते हैं वो पीड़ाहारी हैं। ठीक है, अपने दर्द हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, या कोई और हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम कोई दवाई लेते हैं, कोई चोट लगी वो दर्द कर रही है, तो उस पीड़ा को कम करने वाली औषधियों को पीड़ाहारी औषधियां कहते हैं। लेकिन ये दो प्रकार की होती है, एक अस्वापक और एक स्वापक। ठीक है, 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा तो पूरा आ जाएगा पीड़ाहारी औषधियों पर टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि पीड़ाहारी औषधि शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं को, दर्द को जो है वो कम करती हैं, उन औषधियों को पीड़ाहारी औषधियां कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक अस्वापक। अस्वापक होती है जिसके लेने से उसकी आदत नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसी औषधि जिसके लेने से उसकी आदत नहीं पड़ती, ऐसी औषधियों को अपने क्या कहते हैं? अस्वापक औषधियां कहते हैं। और उदाहरण है एस्प्रिन। उदाहरण क्या है? एस्प्रिन। ठीक है, लेकिन स्वापक औषधियां ऐसी होती है जिससे पीड़ा तो कम हो जाती है, लेकिन उसको लेने की क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है। ठीक है, ऐसे औषधियों को जो है वो, इसका एग्जाम्पल क्या है? मॉर्फिन। और ये ज्यादा मात्रा में ले ली जाए तो अत्यधिक नींद आती है, बेचैनी हो जाती है, बेहोश हो जाता है आदमी और मर भी जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पीड़ाहारी औषधियां दो प्रकार की, अस्वापक और स्वापक। बोले क्या? अस्वापक और स्वापक। अस्वापक जिसकी आदत नहीं पड़ती, और एग्जाम्पल एस्प्रिन। स्वापक जिसकी आदत पड़ जाती है, एग्जाम्पल मॉर्फिन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हो गया, पीड़ाहारी औषधियां भी होगी कंप्लीट। इसके बाद आओ कि प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि। प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि
प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि कौन सी होती है भाई? प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि वो होती है जो सूक्ष्म जीवों को कम करती है। क्या करती है? सूक्ष्म जीवों को कम करती है। सूक्ष्म जीव चाहे अगर वायरस है तो प्रति वायरस औषधि, कवक है तो प्रति कवक औषधि, और जीवाणु है तो प्रति जैविक औषधि। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसका मतलब है जो प्रति जैविक औषधि है वो जीवाणुओं को कम करेगी। और जीवाणुओं को कम कैसे करेगी? या तो जीवाणुओं की वृद्धि कम करेगी या फिर जीवाणुओं का नाश कर देगी। ठीक है, आपको कहा जाए प्रति जैविक औषधि कौन सी है? वे औषधियां जो जीवाणुओं की या तो वृद्धि को कम करे या उनका नाश करे, उन्हें हम प्रति जैविक औषधियां कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक जीवाणु रोधी औषधि और एक जीवाणु नाशी। जीवाणु रोधी जीवाणुओं की वृद्धि को कम करता है, ऐसी औषधियों के एग्जाम्पल है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और जीवाणु नाशी जो जीवाणुओं का नाश कर देती है दोनों ही प्रतिजैविक। ठीक है, उदाहरण आ जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये प्रतिजैविक औषधियां भी हो जाएंगी कंप्लीट। इसके बाद आप आओ नेक्स्ट, क्या कि आपके पास कुछ प्रतिजैविक और भी है, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कौन से होते हैं? वे प्रतिजीवाणु जो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। समझ लो, पेपर में आने वाली चीज है ये, क्या कि वे प्रतिजीवाणु जो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को, दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, दोनों प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट कर दे, उसे अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। उदाहरण है क्लोरेमफेनिकोल। उदाहरण क्या है? क्लोरेमफेनिकोल। ठीक है, इसी प्रकार से एक है अपने पास संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। संकीर्ण स्पेक्ट्रम क्या होंगे? मैंने जब जीवाणु कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार के, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है ना, वो या तो ग्राम पॉजिटिव को नष्ट करेंगे या ग्राम नेगेटिव को नष्ट करेंगे। दोनों में से एक को करे तो संकीर्ण स्पेक्ट्रम, दोनों को करे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पेनिसिलिन जी। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु वो होते हैं जो किसी स्पेशल रोग के जीवाणु को नष्ट करते हैं, उनको अपने सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं, जो एक ही रोग के जीवाणु को नष्ट करते हैं। तो जीवाणुओं का वर्गीकरण किया, जीवाणुओं का अगर वर्गीकरण किया जाए तो तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन से? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु और एक सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को नष्ट करे, संकीर्ण स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों में से एक को नष्ट करे, और सीमित स्पेक्ट्रम किसी रोग विशेष के जीवाणु को नष्ट करे, उसको अपने सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। इसी प्रकार अपने पास नेक्स्ट जो आ गया एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रतिजननक्षम औषधियां। प्रतिजननक्षम औषधियां क्या होती हैं कि अभी हाल फिलहाल में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमें ऐसी कुछ औषधियों की जरूरत पड़ती है जो जनन क्षमता को कम कर दे, उसे अपने प्रतिजननक्षम औषधियां कहते हैं। ठीक है, प्रतिजननक्षम औषधियां मतलब जनन क्षमता को कम करने वाली औषधियां। जनन क्षमता किसमें है? महिलाओं में। ठीक है, तो महिलाओं के अंदर दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से उसमें गर्भाशय में बच्चे का मतलब धारण होता है। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए एक अपने पास है नॉरएथिंड्रोन औषधि है, जो एक प्रकार का संश्लिष्ट मतलब बनाया हुआ प्रोजेस्टेरोन है, अपनी उसकी बॉडी से निकलने वाला नहीं है, बनाया हुआ प्रोजेस्टेरोन है। और इसी तरीके से एक एथाइनिल एस्ट्राडायोल, एस्ट्रा मतलब एस्ट्रोजन, ये संश्लिष्ट एस्ट्रोजन है, जो कि ये दोनों दवाइयां क्या करती हैं? नॉरएथिंड्रोन और एथाइनिल एस्ट्राडायोल, इनको जो है जनन नियंत्रण गोलियों में डाला जाता है। ये औषधि ऐसी है जिनको जनन नियंत्रण गोलियां आती है ना, जो प्रेगनेंसी को रोक देती हैं। ठीक है, जो प्रेगनेंसी को रोक देती हैं, जैसे पिल्स आती हैं। ठीक है, तो वो जो उन गोलियों के अंदर जो है क्या डलता है? नॉरएथिंड्रोन और एथाइनिल एस्ट्राडायोल। अगर पूछा जाए नॉरएथिंड्रोन क्या है? एक प्रकार का संश्लिष्ट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और एथाइनिल एस्ट्राडायोल क्या है? संश्लिष्ट एस्ट्रोजन हार्मोन है, जिसको जो है जनन नियंत्रण गोलियों में डाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग चैप्टर जो है मैंने इस वीडियो के अंदर समेटने की कोशिश की है, और कुछ पार्ट और रहा है जिसको मैं आगे करवा दूंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। ठीक है बच्चों, बढ़िया से पढ़ें और इस मेहनत को जो है दूसरों के साथ भी शेयर करें। गुड लक, गुड बाय।